बहू लाई अपनी सौतन। पूरा घर रंग बिरंगे लड़ियों से जुगनू के जैसे रोशन हो उठा था। कहीं हलवाई पकवान पका रहे थे तो कहीं औरतें ब्याह के लोकगीत गा रही थी। वहीं दूसरी ओर वो सुहागन, जिसका नाम सुहानी था, अपने पति के सर पर सहरा सजा रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और उसे रोता देखकर राघव नर्म होकर कहता है, सुहानी, अब भी वक्त है, छोड़ दो अपनी हठ, वरना एक साथ तीन तीन जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारे सीने से नासूर की तरह टीस मार रही है। तुम्हारे आंसू इस बात का जीता जागता गवाह है। राघव, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे आंख में तिनका चला गया था। बारात दूल्हे का इंतजार कर रही है। जाइए। ऐसा बोलते हुए सुहानी के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। वो नम आंखों से राघव को दूसरी शादी के लिए विदाई देती है। अब जाइए राघव। राघव के जाते ही सुहानी कपकपाते कदमों से आगे बढ़कर अपने कमरे का फाटक बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है भगवान तू। ये पहली बार है, ये पहली बार है जब कोई सुहागन अपनी इच्छा से सौतन ला रही है। एक सुहागन अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, मगर सुहाग और सिंदूर का बंटवारा नहीं कर पाती। मगर मैं मजबूर हूँ अपनी मांग का सिंदूर अपनी सौतन से बांटने को। क्या हूं मैं, एक अभागन या सुहागन? आखिर क्यों सुहानी अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है? क्यों वो अपने ही फैसले पर सवाल खड़े कर रही है? क्या राघव के पुनर्विवाह के पीछे छिपा है एक पत्नी का प्यार, या छिपा है सास का षड्यंत्र? जानने के लिए कहानी के पिछले भाग के पन्नों को पलटना होगा। 2 साल पहले दुल्हन के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी सुहानी अपने हाथ पैर कचोट रही थी। तभी उसकी सास गौरा आरती उतारते हुए कहती है, बहू, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। सुहानी ससुराल की दहलीज के भीतर दस्तक देते हुए अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रह बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। चल बहू, तू भी शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। अरे राघव, बहू को कमरे में ले जा। राघव सुहानी के साथ अपने बेडरूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है। अब बताइए मोहतरमा, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। राघव, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हो। क्यों? एक बड़े बिजनेस को बीवी के सामने रोमांटिक होने का हक नहीं है? हाँ? अच्छा सच मानो सुहानी, तुम मुझे पहली नजर से ही पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम्हारी सादगी और सुलझे स्वभाव को देखकर मैंने मन बना लिया था कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। तुम्हारे साथ मैंने बहुत सारे सपने संजोए हैं। तो बताइए जनाब, क्या है आपके ड्रीम्स? बस सारी उम्र तुम्हारा साथ और प्यारे प्यारे बच्चे। राघव और सुहानी घंटों अपने अरमानों को एक दूसरे से साझा करते हुए शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। सुहानी ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू देख, रात के 10 बजने को है। सुबह से रात तक एक पांव पर नाचती रहती है। जब देखो घर के झोल झमेले में उलझी रहती है। जा, राघव तेरी राह देख रहा होगा। यहाँ हाथ पांव चलाना छोड़ और जाकर अपने पति को लटके झटके दिखा, तभी तो इस घर में चिराग रोशन होगा। ये सुनकर सुहानी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वो कमरे में चली जाती है। समय की रफ्तार तेजी से बढ़ती जाती है। देखते ही देखते 6 माह 2 साल में बदल गए थे, जिसके साथ गौरा के बर्ताव में बदलाव उभरने लगा था। बहू, ओ बहू। जी कहिए माँ जी। एक बात तो बता, तेरे और राघव में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता है भी या नहीं? 2 साल हो गए, मगर अब तक तेरे पाँव भारी नहीं हुए। या तो तेरे लटके झटकों में कमी है, या फिर कहीं तेरी कोख तो सूनी नहीं। कल तू तैयार रहना, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरा के मुंह से निकला बांझ शब्द सुहानी के मन में उथल पुथल मचा रहा था। वो रात भर करवट बदलती रही और सुबह गौरा उसे लेकर अस्पताल आती है, जहां लेडी डॉक्टर उसके कई सारे जांच पड़ताल करती है। 2 घंटे बाद, मिसेस सुहानी भारद्वाज, आई एम सॉरी, मगर आप कभी मां नहीं बन सकती।
अपने माथे पर लगा बांझ बहू का ठप्पा सुहानी को झकझोर कर रख देती है। उसके मन में अपने पति के अरमान टूटते दिखाई पड़ रहे थे। ये खबर राघव को पता चलती है। माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे राघव, तेरी बीवी बांझ है। मैं मेरे घर के वंश को डूबने नहीं दूंगी। अब मैं बिना देरी किए तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी। जब सौतन इस बांझ के सीने पर कीला गाड़ेगी तो ये भाग जाएगी। माँ, चाहे मैं जिंदगी भर बेऔलाद क्यों न रहूं, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। राघव अपना फैसला सुनाकर कमरे में चला जाता है और गौरा अपनी बात सुहानी पर थोपते हुए कहती है, देख सुहानी, तेरे कोख को बांझ का दीमक लग चुका है। अब तुझे अपनी सास के लिए अपने पति का पुनर्विवाह कराना होगा। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी सहेली शनाया उससे मिलने आती है। कुछ देर बाद, सुहानी, रॉयल घर की बहू होने के बाद भी तू फीकी क्यों दिख रही है? सुहानी उसे अपनी परेशानी बताती है और कहती है, शनाया, मुझे गलत मत समझना, मगर तुम मेरे पति से शादी करके मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिटा सकती हो। सुहानी जानती भी हो, राघव से शादी करके हम सहेली से सौतन बन जाएंगे। सुहानी की दोहरी दशा देखकर शनाया शादी के लिए हामी भर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में राघव शनाया के साथ घर आता है और सुहानी अपनी सौतन का स्वागत करते हुए कहती है, आओ शनाया, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सुहानी शनाया और राघव को सजे धजे कमरे में छोड़कर सिसियाते हुए सन्नाटे में आकर कहती है, मुझे माफ कर देना राघव, मगर इस घर की तन्हाई मिटाने के लिए आप दोनों को तन्हा छोड़ना मेरी मजबूरी थी। इस तरह शनाया और राघव के बीच संबंध स्थापित होता है। एक सप्ताह बाद शनाया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच शनाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। राघव ये जानकर झूम उठेंगे। शनाया को अकेला पाकर गौरा उसके मन में फूट डालते हुए कहती है, ज्यादा चमको मत बहुरानी। देखना, जैसे ही ये बच्चा जनकर तुम अपनी सौतन को दोगी, वो तुम्हें मछली के कांटे की तरह निकाल फेंकेगी। बच्चा जनेगी तू और बांझ का कलंक मिटेगा मेरी बांझ बहू के माथे से। गौरा की मथाई भरी बातें शनाया के मन में घर कर जाती। वो इस बात को ना तो निगल पा रही थी और ना ही उगल पा रही थी। शनाया के सर पर अब सौतन की डाह सवार हो गई थी। वो सुहानी से खींची खींची सी रहने लगी। 9 महीने बाद शनाया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लाओ शनाया, मुन्ने को मुझे दे दो। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। शनाया, शायद तुम भूल गई हो कि सुहानी ने इस बच्चे के लिए 9 माह की तपस्या की है। मगर ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी जननी हूँ। शनाया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे राघव का बच्चा जन्म देकर मुझे दोगी। वो बेवकूफ शनाया थी जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात में बह गई थी। आज की हकीकत मेरा बच्चा मैं और राघव है। तुम बांझ की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर राघव गुस्से से चीख पड़ता है। शनाया, इस बच्चे के लिए ही सुहानी ने सौतन की डाह सही है। खुद को मेरी बीवी कहती हो ना तुम। सोचो उस पत्नी पर क्या बीती होगी जब उसने अपने हाथों अपने पति को सौतन से बांटना पड़ा होगा। और एक सुहागन के लिए अपने मांग का सिंदूर बांटना मौत के बराबर होता है। ये सुनकर शनाया की आंखों पर अपना किया हुआ वादा उभर आता है, जिसके साथ उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आई एम सॉरी सुहानी, शायद मैं स्वार्थी हो गई थी। ये लो तुम्हारी अमानत। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे चले जाना चाहिए। शुक्रिया शनाया, मगर असल मायने में तुम मुन्ने की माँ हो। तुमने 9 माह इसे अपने खून से सींचा है। साथ ही तुम मेरे साजन की सुहागन हो, इसीलिए अब हम सौतन नहीं सहेली बनकर रहेंगे। इस तरह अंत में सुहानी और शनाया एक ही छत के नीचे सौतन होने के बावजूद भी सहेली बनकर रहने लगती है। सास लाई गोरी बहू की बाल विवाह सौतन। सोनीपत नाम के गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो अपने बेटे अमन और गोरी चिट्टी बहू कविता के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कविता ने अपनी सास को दादी बनने की खुशी नहीं दी थी। इस बात की कुलबुलाहट में कमला अक्सर अपनी बहू को ताना कसा करती थी। ऐसे ही दोपहर के समय जब पड़ोसन शारदा अपनी पोती सलोनी को खिला रही थी, तब वह बोलती है, आले 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 मेरी पोती, मेरी सोन चिड़ैया,
कैसे दादी की गोद में खेल रही है। देख कमला कैसे जीभ निकाल रही है। ये इसे लेगी गोद में? ऐसा कर, ले ही ले, आखिर तुझे भी तो पोता पोती खिलाने का मन करता होगा। पर शायद तेरे भाग्य में ये खुशी है ही नहीं। पता नहीं कब तेरी बहू तुझे सुख के दिन दिखाएगी। कभी तो बिना नमक मिर्च की बात किया कर शारदा, दिन खराब कर दिया। जब देखो तू मुझे बांझ बहू की याद दिला देती है। मैं तो सिर्फ कहती हूँ, वो तो तेरी 24 घंटे आंखों के सामने भटकती है। अरे कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अरे कितना कहूँ, अब एक ही शब्द बोलती रहती है। माँ जी कोशिश कर रहे हैं, भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा, अलाना फलाना धमाका। या तो तेरी किस्मत फूटी है या तेरे बेटे की, जो तुझे कविता जैसी बांझ बहू पाई है। अरे 4 साल में 2 बच्चे हो जाते हैं और उसने एक नहीं दिया। अरे तो क्या, तेरी बातों से मेरी बहू को बच्चा हो जाएगा? तेरे पास सुनने के लिए नहीं बैठती हूँ, जा रही हूँ मैं। अच्छा जा ही रही है तो एक बात सुनती जा। ऐसा कर, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, जिससे तू भी खुश, तेरा बेटा भी। शारदा की बात सुन शालू अपने घर में चली जाती है और आग बबूला होकर कविता को कहती है, अरे ओ मरजानी कमबख्त बांझ कहीं की, जरा सामने आ। बाहर वालों की बात सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहे हैं। आखिर तू कब मुझे दादी बनाएगी? मुझे तारीख लिख कर दे दे। क्या चाहती है? पूरी जिंदगी पोता पोती के इंतजार में निकाल दूं और तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखूं? माँ जी आप अचानक से इतना भड़क क्यों रही हैं? क्या बोला तूने? अब भड़कूं भी नहीं मैं तुझ पर। माँ जी बच्चे करना इतना आसान नहीं होता जो आप इस तरह से कह रही हैं। मैं खुद परेशान हूँ। आपके ताने के साथ मुझे मेरे अंदर की कमी ही खा जाती है। दिन रात परेशान रहती हूँ और मेरा दिल भी चाहता है कि मैं माँ बनूं, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। शारदा सही कह रही थी। ठीक है, फिर अगर तुझसे ये सब नहीं हो रहा तो मैं ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ। कम से कम वो तो मुझे इस चीज का सुख देगी। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी अमन जी की? हाँ, अब मेरे पास यही एक चारा बचा है। कमला की कड़वी बात सुनकर कविता अंदर से टूट जाती है। वहीं वह अगले दिन अपने बेटे के लिए एक अच्छी बेहतर लड़की को खोजती है, पर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को उसके बेटे से दूसरी शादी कराना नहीं चाहता था। तभी एक पंडित कमला के पास आकर विद्या नाम की नाबालिग लड़की का रिश्ता लाते हैं, जिसके गरीब माँ बाप कमले के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला भी बाल विवाह करने के लिए कविता की सौतन लाने को तैयार थी। शाम को कमला अपने बेटे अमन से कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी शादी कैसे करूँगा? देख बेटा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे भी इस घर का चिराग चाहिए। एक बार बच्चा आ जाएगा तो इस घर में सब नॉर्मल हो जाएगा। अपनी माँ की इतनी सी बात मान ले बेटा, तुझे अपनी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते? ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह अगले हफ्ते ही उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ 15 साल की विद्या का गृह प्रवेश खुद कविता रो कर करती है। हे भगवान, ये दिन क्यों दिखाया आपने मुझे? ना तो माँ जी ने इस छोटी सी बच्ची का लिहाज रखा, ना ही मेरा। माँ जी को बच्चा इतना अजीज हो गया कि उन्होंने 3 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। अंदर आ जाओ। क्यों कविता, जलन तो नहीं हो रही ना? जा इन दोनों को इनका कमरा दिखा दे। स्थिति डगमगाए हुए थी। अमन और कविता एक दूसरे के लिए रो रहे थे। साथ ही मासूम विद्या को कुछ और ही सामना करना पड़ रहा था, जो वह जानती भी नहीं थी। सास की बात सुनकर कविता उनके कमरे में उन्हें छोड़ देती है, फिर अपने कमरे में पिलो से लिपट लिपट कर बहुत रोती है। कैसी अभागन हूँ मैं, जो अपने पति की दूसरी पत्नी को अपने कमरे में ही उनके साथ अकेला छोड़ आई। क्यों भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपने मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है? अगले दिन कमला अपनी नई बहू को कहती है, अच्छा बहू देख, घर के काम तो ये संभाल लेगी, तुझे इतना आता भी नहीं होगा, तो तू ऐसा कर, तू अमन के साथ घूमने चली जा। अमन बेटा ये ले, मैंने तुम्हारे लिए 15 दिन का शिमला घूमने का प्लान बनाया है, जाओ मजे करना। पर माँ। अमन जाकर वक्त बिता बहू के साथ। माँ जी क्या आप और दीदी हमारे साथ नहीं चलेंगी? सब साथ में चलते, एक साथ वक्त बिताएंगे। अरे ओ बेअक्ल, शादी हो गई है, बड़ी हो जा। मानती हूँ बाल विवाह हुआ है, पर ये नहीं कि तू बालक की तरह रहेगी। अमन इसे तू समझा लेना।
आज से मैं पोते की माला की नाम जपूंगी। चलते हैं। माँ और कविता, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर अमन विद्या को लेकर चला जाता है। इसी बीच कविता खुद से झुलसती है। 15 दिन में अमन उसके साथ घूम कर आ जाता है। धीरे धीरे विद्या घर के काम करती है और कमला हमेशा उससे खुश रहती है, मगर कविता पर हमेशा अत्याचार करती थी। 1 साल बीत जाता है। एक दिन विद्या का जी बहुत खराब होता है और उल्टी करने पर पता चलता है कि विद्या गर्भवती है। इस खुशी से कमला खुश होकर थाली बजाते हुए कहती है, अरे बहू, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ। ओए होए, देखा कविता, जो तू नहीं कर पाई वह मेरी विद्या बहू ने कर दिया। मैं खुश हूँ माँ जी, लेकिन अभी उसका स्वस्थ माँ बनने के लिए योग्य नहीं है। ये बात आप भी जानती है, फिर भी आप उस लड़की के साथ ये सब कर रही हो। अपना मुंह बंद कर। आई मुझे सही गलत का पाठ सिखाने वाली। हर लड़की का शरीर तेरे जैसा नहीं होता है। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ऐसे टाइम में चक्कर आते ही हैं। चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ मैं तुझे। इस तरह से कमला विद्या को डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसके बाद वह उसका ख्याल रखती है। उसे अपने हाथ से हलवा, जूस, मेवे, तरह तरह की चीजें देती है, लाड करती है। उसकी सेवा करते हुए पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। विद्या कुर्सी पर बैठकर सेब खा रही थी कि अचानक उसे उसके पेट में दर्द उठता है। माँ जी, कविता दीदी, अमन, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी आइए। ये कहते ही विद्या जमीन पर गिर पड़ती है। तभी कविता उसे देख लेती है और तीनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे ओटी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद विद्या एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? आई एम सॉरी, बट आपकी वाइफ की हालत डिलीवरी के लिए बहुत नाजुक थी। उन्हें शायद कंसीव करने के लिए मना भी किया गया था, फिर भी आप लोगों ने रिस्क लिया, जिसकी वजह से बच्चा सेफ है, मगर आपकी वाइफ। डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरी बहू को कुछ नहीं हो सकता। माताजी, संभालिए खुद को। देख लिया माँ जी, आपकी वजह से उस मासूम बच्ची, जिसे इन सब का ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, आपकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर ने मना किया था, उसके बावजूद भी आपने ये सब किया। आपने उस मासूम की जान ले ली माँ जी। उस छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अलग होना पड़ा, सिर्फ आपके कारण। माँ, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी आपने विद्या से प्रेगनेंसी कराई। क्यों? क्यों माँ, क्यों? हाँ, ये सब पता होने के बावजूद भी मैंने किया, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। मैं तेरी तीसरी शादी तो नहीं करा सकती थी ना, पर मैं ये नहीं जानती थी कि विद्या बहू को हमसे दूर होना पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे कविता बहू। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माफ कर दे बेटा, बच्चे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने दूसरी शादी करा दी। तुम तीनों की जिंदगी खराब कर दी, मुझे माफ कर दो। अब कुछ बदल नहीं सकता माँ जी, लेकिन आपको पछताने का मौका दे रहे हैं हम दोनों। कविता की बात सुनकर कमला को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है। साथ ही कविता उस बच्चे को माँ का प्यार देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब सास बहू स्वेटर बेचने वाली। बूढ़ी बबीता ओट पर बैठी आंखें गड़ाए स्वेटर बुन रही थी। उसकी आंखों के आगे झुर्रियां पड़ चुकी थी। घर में कुछ 4 जन थे, उसका बेटा महेंद्र, बहू सुनीता और 5 साल का पोता राजू। उनके घर की माली हालत कुछ खास नहीं थी, बस जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा था। बबीता की बूढ़ी हथेलियों में कढ़ाई बुनाई की कला कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वो बरसों से स्वेटर बुनते आ रही थी। माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे बेटा, आज इतने भोर सवेरे ही खेत जा रहा है? हाँ माँ, वो फसलों की कटाई पास आ रही है ना, तो बनिहारी का काम बढ़ गया है। अभी काम है सो करना मुनासिब है, फिर क्या खबर हम गरीब पर बेरोजगारी अपना कहर ढा दे। हाँ बेटा, ये तो हम गरीबों के लिए सबसे भारी चुनौती बनी रहती है। देख बेटा, जाड़े का मौसम आने को है। अगर पैसे मिले तो बाजार से ऊन लेते आना। राजू के लिए दस्ताने और मोजे बुन दूंगी। पिछले बरस ठंड में ठिठुरते हुए जाड़े की मार झेलकर स्कूल जा रहा था। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। महेंद्र मर्म लहजे में हामी भरकर खेत की ओर अग्रसर हो जाता है और बबीता स्वेटर बुनने लगती है। कुछ देर बाद, माँ जी, 10 बज गए हैं और अब तक आपने दातुन भी नहीं किया। चलिए उठिए,
इस बुढ़ापे में इतनी देरी ठीक नहीं। बस बहू, ये बाजू की बुनाई बच गई है। रमा आती ही होगी स्वेटर लेने। तू चल, आती हूँ। बबीता स्वेटर बुनकर जैसे ही उठती है, रमा वहां आ खड़ी होती है। अरे बबीता, मेरे स्वेटर बुन दिए क्या? हाँ रमा, ये रहा तुम्हारा स्वेटर। अभी हाल ही बुनकर उठी हूँ। स्वेटर की सुंदर बुनाई देखकर रमा की आंखें चमक उठती है। बावजूद इसके रमा फीका सा मुंह बनाकर किलकिल करती हुई कहती है, बबीता, तू ना अव्वल दर्जे की भुलक्कड़ है। मैंने तुझे गुंबद की बुनाई करने को कहा था। तूने तो स्वेटर में फूल पत्तियों की बनावट गढ़कर स्वेटर की शोभा बिगाड़ दी। खैर, ये पकड़ 100 रुपया। अरे ये क्या रमा बहन, सिर्फ 100 रुपए? बाजार में उनकी लागत बढ़ गई है और स्वेटर बुनने में बहुत श्रम लगता है। रहने दे बबीता, तेरे पैर भी पैतरे मैं जानती हूँ। 100 रुपए से एक आने भी ज्यादा नहीं दूंगी। वैसे भी ऐसे बुने हुए स्वेटर हाट बाजार में भी बिक रहे हैं। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि तू 4 पैसे कमा ले, इसीलिए बस तुझे स्वेटर बुनने को देती हूँ, समझी? रमा अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर वहां से बचकर निकलती है। तभी सुनीता कहती है, माँ जी, आप आंखें गड़ाकर दिन रात स्वेटर बुनती हैं। बावजूद इसके रमा मौसी से लेकर सभी औरतें आपसे स्वेटर शॉल बनवाकर बदले में इतने कम पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। बहू, एक महेंद्र के कंधों पर सारा बोझ डालना सही नहीं, इसीलिए मैं स्वेटर बुन लेती हूँ, जो ही 10-20 रुपए मुनाफा हो रहा है। मगर माँ जी, उस 10-20 के पीछे अपना परिश्रम तो देखिए। सुनीता अभी ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक कुछ लोग महेंद्र को कंधे पर संभाले लेकर आते हैं। अजी, आपके पैरों में क्या हुआ? अरे भौजाई, महेंद्र को खेत में करैत काट लिया रहा, जहर टखनों तक फैल गया था। तो डॉक्टर साहब को एक पांव काटे के पड़ गई हो, अभी कबहू काम ना कर पाई हैं। ये खबर सुनकर सास बहू स्तब्ध रह जाती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। महेंद्र के अपाहिज होने के बाद घर की बिगड़ी दशा देखकर सुनीता बोलती है, माँ जी, मैंने तय किया है कि अब से मैं भी आपके साथ स्वेटर बुनने का काम करूंगी। कहते हैं ना कि गरीबी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। घर में बढ़ती घटी को मिटाने के लिए गरीब बहू पूरी लगन के साथ अपनी सास से स्वेटर बुनना सीख लेती है। दोनों सास बहू सारा दिन स्वेटर बुनती। फिर एक दिन, क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं माँ जी, सोचा था कि दोनों सास बहू साथ मिलकर स्वेटर बुनेंगी तो घर चलाना आसान हो जाएगा, मगर दिन रात के कड़े संघर्ष के बाद भी हमारे पास एक पाई की जोड़ती नहीं। स्वेटर की सिलाई बुनाई से जो पैसा बन पड़ते हैं वो कभी घर के खाली खत्ते भरने में लग जाते हैं और बचे खुचे पैसे राजू के बाबू के दवा दारू में लग जाते हैं। बहू, हियाब रख, भगवान कोई ना कोई राह दिखाएगा। समय बीतता है। फिर एक दिन शहर से सुनीता के बुआ का बेटा उससे मिलने आता है। अरे नरेश, तू? पाए लागू जी। नमस्ते माँ जी। माँ जी, ये मेरी बुआ का बेटा है, दिल्ली शहर में रहता है। अरे बहू, अब बातें ही करती रहेगी या जाकर नरेश के लिए चाय नाश्ते का जुगाड़ करेगी? सुनीता के घर में छाई गरीबी देखकर नरेश के मुंह की रंगत खोसी जाती है और वो झिझकते हुए बोल पड़ता है, दीदी, जीजा जी बिस्तर पर हैं, ऐसे में घर खर्च कैसे चल रहा है? मैं और माँ जी स्वेटर की बुनाई करते हैं, मगर सही मायने में वो पैसे पूरे नहीं पड़ते। दीदी, आप दोनों अपने हाथों के हुनर से अच्छी कमाई कर सकती हैं, क्योंकि शहर में रहने वाला हर एक बंदा हाथ से बुने हुए स्वेटर खोजता है। मैं आपके इस काम पर पैसे लगाऊंगा, आप सोच विचार कर बता दीजिएगा। नरेश की राय ठीक है बहू, मैं बरसों से स्वेटर बुनती आ रही हूँ। इस गांव में हमारे बुने स्वेटर का मोल 100 रुपए तक में ही सिमट कर रह गया है। शायद शहर जाकर हम गरीब सास बहू अपनी गरीबी को मात दे जाएं। गरीबी के तूफान से जूझती हुई सास बहू के जीवन में नरेश एक नाविक की नाई था। बबीता और सुनीता अपने परिवार के साथ शहर आ जाती हैं। दीदी, मैंने पूरे 1 महीने का कमरे का किराया दे दिया है, ये रहे पूरे 10,000 रुपए आपके काम के लिए। शुक्रिया नरेश,
मैं बहुत जल्द ये पैसे तुम्हें सूद के साथ चुका दूंगी। माँ जी, मैं स्वेटर के लिए ऊन लाने जा रही हूँ। दोनों गरीब सास बहू आस का दामन थामकर शहर में आकर नए सिरे से स्वेटर स्कार्फ सिलना बुनना शुरू कर देती हैं और साप्ताहिक बाजार में उन्हें बेचने पहुंच जाती हैं। स्वेटर ले लो, ऊन से बने गरम सस्ते स्वेटर ले लो। सुनीता की आवाज सुनकर एक बड़ी भीड़ भागते हुए उनके पास आती है और सानवी कहती है, वाओ, ये स्वेटर कितने यूनिक है और ये ऊन का स्कार्फ देखकर तो मेरा मन ललच गया। कितने का है ये? सुनीता के मन में अभी ये खौफ उथल पुथल मचा रहा था कि शहर में भी उन्हें मोल भाव की किलकिल ना सुननी पड़े, इसलिए वो नर्म लहजे में उस ग्राहक को बताती है, एक दाम दो, 100 है मैम साहब, क्योंकि ये ऊन के बने श्वेत हैं। ऐसे गर्म स्वेटर पूरा बाजार छान मारने पर भी नहीं मिलेगा। ये दो स्वेटर और ये स्कार्फ पैक कर दो। सानवी के बाद सभी ग्राहक बढ़ चढ़कर उनके बुने स्वेटर की खरीदारी करते हैं। उस रोज के बाद से गरीब सास बहू की जीवन सुधरती चली गई। अब उनके सर से गरीबी की बदरा छटने लगी थी। तभी रोचक नाम का एक शख्स उनके पास पहुंचता है। क्या आप दोनों वही सास बहू हैं जो स्वेटर बुनने का काम करती हैं? हाँ साहब, मगर आप हमें कैसे जानते हैं? अरे पूरे बाजार में आप दोनों की बेहतरीन स्वेटर बनने के चर्चे चल रहे हैं। मेरा नाम रोचक है, मैं कपड़ों का कारोबारी हूँ। अगर आप दोनों मेरे दुकान के लिए स्वेटर बुने तो बदले में आप अपने कला की कारीगरी की बड़ी कमाई कर सकती हैं। ठीक है साहब, हमें मंजूर है। ठीक है, ये लीजिए 50,000 रुपए एडवांस। बाकी पेमेंट स्वेटर तैयार होने के बाद मिल जाएगा। और हाँ, स्वेटर में बेबी कलेक्शन भी शामिल कर लेना। ये हमारे ऊन के बुने स्वेटर के बिजनेस के लिए फ्रूटफुल रहेगा। उस दिन से सास बहू रोजाना रोचक के लिए ऑर्डर पर स्वेटर बुनती है। सुनीता ने चंद ही दिनों में शहर के पहनावे ओढ़ावे को बारीकी से भांप लिया था। अब वो सिर्फ बटन वाले स्वेटर ही नहीं बल्कि कोटी स्वेटर, फुल फ्रॉक स्वेटर, मिरर वर्क स्वेटर कलेक्शन को शामिल कर लिया। वहीं बबीता जन्मजात बच्चों के लिए दस्ताने, मोजे, टोपी, स्वेटर बुनती, जिसके बदले में उन्हें रोचक की और बड़ी से बड़ी रकम मिलती। सुनीता ने अपने भाई से जो उधार लिया था वो उतर चुका था। साथ ही वो किराए के कमरे से उभर कर अपना घर बना चुकी थी। आज शहर में हर दूसरा इंसान सास बहू के बुने स्वेटर पहने नजर आ रहा था, जो उनकी कला और कारीगरी की एक बड़ी जीत है।